नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र वैष्णव प्रभात क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों के ऐतिहासिक नाम। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों के ऐतिहासिक नाम की अगर हम बात करते हैं तो ये कहीं पर भी पशुधन सहायक है, एग्रीकल्चर है और एनिमल अटेनर है। इनकी भर्ती परीक्षा में सीधा सीधा इस नाम से किसी भी प्रकार का कोई टॉपिक नहीं दिया गया है। लेकिन जब हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में जब राजस्थान की भौगोलिक संरचना दे रखा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि भौगोलिक प्रदेशों के हमें ऐतिहासिक तथा भौगोलिक नाम पूछे जा सकते हैं। अगर पशुधन सहायक की भर्ती परीक्षा की हम बात करें तो 2016 में एक सवाल पूछा गया था। LSA 2016 नॉन टीएसपी क्षेत्र में सवाल पूछा गया था छप्पन के मैदान के बारे में। छप्पन का मैदान, राजस्थान में छप्पन का जो मैदान है वह कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है, और इसका उत्तर था बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ के मध्य का भौगोलिक क्षेत्र है वह छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। यह 56 नदी नालों का समूह था या 56 गांवों का समूह था, जैसे हम छप्पन का मैदान कहते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में अगर देखा जाए तो 2021 की एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो भर्ती परीक्षा थी उसमें सवाल पूछा गया था ऊपर माल के बारे में। ठीक है, तो ऊपर माल है बेंसरोडगढ़ तथा बिजोलिया के बीच का जो भौगोलिक क्षेत्र है वह ऊपर माल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रत्येक भर्ती परीक्षा में मैंने उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर अटेंड किया है जो आपसे रिलेटेड है और भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। 2021 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया, 2000 हम ये कह सकते हैं 18 की भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, और यही प्रश्न है जो 2013 और 16 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती थी उनमें भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए। और LSA की बात करें तो टीएसपी तथा नॉन टीएसपी दोनों ही 2016 में पूछा गया था और 2018 में भी इस टॉपिक से एक प्रश्न पूछा गया था। तो आज हम एक नया वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं। ये हमारा नया वीडियो आपको निश्चित ही एक प्रश्न का उत्तर दिलाने में सहायक होगा, और 101% अगर हम बात कर सकते हैं तो यहाँ से इस टॉपिक से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक के बारे में, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक नाम के बारे में। तो सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारे सामने ये जो नक्शा है राजस्थान का नवीनतम मैप है, राजस्थान का नवीन नक्शा है। यह जो नए जिले बने हैं, नवीन जिलों के निर्माण के बाद में जो मैप जारी हुआ है उस मैप पर हम चर्चा करते हैं, उसके आधार पर हम यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अब यहाँ पर है, पहले यह क्षेत्र है श्री गंगानगर तथा हनुमानगढ़ का क्षेत्र था। अब इसमें एक नया जिला बन गया है जिसका नाम है अनूपगढ़। यहीं से हम राजस्थान की उत्तरी सीमा से ही शुरुआत करते हैं राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों के ऐतिहासिक नाम के बारे में। तो ये जो श्री गंगानगर का क्षेत्र है, महाभारत काल में ये योद्धई कहलाता था। क्या कहलाता था? योद्धई। हनुमानगढ़ जिले का निर्माण भी श्री गंगानगर जिले को अलग करने के बाद में इसका निर्माण किया गया, नया जिला बनाया गया। अब श्री गंगानगर से फिर विखंडित करके अनूपगढ़ बना है, और ये क्षेत्र है जो बीकानेर का लिया गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। योद्धई क्षेत्र कौन सा था? तो योद्धई क्षेत्र है महाभारत काल में श्री गंगानगर के आसपास का क्षेत्र। श्री गंगानगर के आसपास का क्षेत्र है वो महाभारत काल में योद्धई कहलाता था। ये हमारा सबसे पहला ऐतिहासिक नाम है, योद्धई क्षेत्र। अगर वर्तमान के जिले की बात करें तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा अनूपगढ़ का जो क्षेत्र है वह मिलकर के योद्धई प्रदेश का निर्माण
करते थे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी अनूपगढ़ की। अनूपगढ़ के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो यह अनूपगढ़ का क्षेत्र है, यह चुंगेर के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में यह क्षेत्र चुंगेर के नाम से जाना जाता था। 1678 ईस्वी में यहाँ पर बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह ने यहाँ पर दुर्ग का निर्माण करवाया तथा यह क्षेत्र उन्हीं के नाम पर अनूपगढ़ के नाम से बसा है। तो अनूपगढ़ का प्राचीन नाम, ऐतिहासिक नाम चुंगेर था, है वर्तमान का अनूपगढ़ है। यहाँ पर दुर्ग का निर्माण बीकानेर के महाराज अनूप सिंह ने 1678 ईस्वी में करवाया था। अब यहाँ पर यह हनुमानगढ़, श्री गंगानगर तथा ये अनूपगढ़ का क्षेत्र है। यहाँ से एक नदी प्रवाहित होती है, इस नदी का नाम है गग्गर नदी। कौन सी नदी? गग्गर नदी। हमने राजस्थान के नामकरण सिद्धांत में बात की थी कि गग्गर नदी वैदिक काल की सरस्वती नदी है, प्राचीन काल की सरस्वती नदी है और यह भौगोलिक क्षेत्र वैदिक काल में ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अब गग्गर नदी के प्रवाह के कारण यह भौगोलिक क्षेत्र है राजस्थान में नाली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नाली के नाम से। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वालों को और पशुधन सहायक की जो तैयारी कर रहे हैं एलएसए वालों को और एनिमल अटेंडर वालों को भी ये पता है, नाली नस्ल की भेड़ श्री गंगानगर तथा इसके आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर 1900 हम बात करते हैं 1927 में, 26 अक्टूबर 1927 को यहाँ पर लॉर्ड इरविन के द्वारा एक नहर का उद्घाटन किया था जिसका नाम है गंग नहर। गंग नहर के राजस्थान में आने से पहले यह जो क्षेत्र है गंगानगर के आसपास का क्षेत्र रामनगर या रामू की ढाणी के नाम से जाना जाता था। रामनगर या रामू की ढाणी है, रामनगर या रामू की ढाणी के नाम से जाना जाता था। और लॉर्ड इरविन ने गंग नहर का उद्घाटन करने के बाद में इस क्षेत्र को बीकानेर के महाराज गंगा सिंह के नाम पर गंगानगर नाम दिया है। तो यहाँ पर हमने इन श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा अनूपगढ़ के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो हमने यहाँ पर देखे हैं 3 नाम। पहला नाम ऐतिहासिक नाम है जिसे हम योद्धई कहते हैं। क्या कहते हैं? योद्धई। महाभारत काल में यह क्षेत्र योद्धई कहलाता था। अनूपगढ़ को चुंगेर कहा जाता था और ये भौगोलिक नाम में ये इसका प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? नाली कहलाता है। और गंग नहर के आने से पहले यह क्षेत्र है रामनगर या रामू की ढाणी के नाम से जाना जाता था। लॉर्ड इरविन के कहने पर इस क्षेत्र का नाम श्री गंगानगर रखा गया। अब हमारे यहाँ पर राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र का ऐतिहासिक एवं भौगोलिक नाम हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, तो इनको थोड़ा सा नोट कर लेना। ये योद्धई है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बाकी भौगोलिक क्षेत्र हम आगे पढ़ते रहेंगे, यहाँ पर ये नाम भी हमारे सामने आता रहेगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं चूरू की। ये जो हमारे सामने यहाँ पर हनुमानगढ़ के पास में सटा हुआ एक जिला है, इस जिले का नाम है चूरू। क्या नाम है? चूरू। अगर इस चूरू के बारे में बात करें तो यहाँ पर चूरू का एक क्षेत्र है, यहाँ पर यह क्षेत्र है सरदार शहर। क्या नाम है? सरदार शहर। हाँ, ये वही सरदार शहर है जहाँ अभी कुछ ही समय पहले उपचुनाव हुए थे और उपचुनावों में यहाँ पर कांग्रेस विजय हुई थी। एक भूगोल की पुस्तक चलती है हरिमोहन सक्सेना की। हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक में लिखा है सरदार शहर चूरू का पश्चिमी भाग जो थड़ी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? थड़ी के नाम से। तो ये ध्यान रखना है, राजस्थान में थड़ी क्षेत्र कहाँ पर है? सरदार शहर चूरू का पश्चिमी रेतीला भूभाग थड़ी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर चूरू के बाद में यहाँ पर सिक्कर के बाद में यहाँ पर ये झुंझुनू का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र मिलकर के राव सेखा के द्वारा स्थापना किए जाने के कारण यह क्षेत्र सेखावाटी कहलाता था।
क्या कहलाता था? शेखावाटी कहलाता था। अब यहाँ पर सीकर का विखंडन हो गया। पहले सीकर ये इस प्रकार से था है, और प्रश्न भी पूछा गया था, राजस्थान में अर्धचंद्राकार आकृति का जिला सीकर है, राजस्थान में प्याले नुमा आकृति का जो जिला है वह सीकर है। तो यहाँ हम ये देखते हैं, अब इस जिले सीकर का यहाँ पर हो गया विखंडन, और यहाँ पर यह क्षेत्र नया जिला बन गया है नीम का थाना। ठीक है, नीम का थाना जो क्षेत्र है, जिला क्षेत्र है, अब 4 जिले हो जाते हैं शेखावाटी में, है सीकर, झुंझुनू, चूरू तथा नीम का थाना। ये क्षेत्र मिलकर के शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर इस क्षेत्र की स्थापना राव शेखा के द्वारा की गई थी। और इसका भौगोलिक नाम अगर हम ये देखें तो इसके भौगोलिक नाम में इसको RAS प्री 2021 में सवाल पूछा गया। इसका भौगोलिक नाम है अंतर्वर्ती प्रदेश। क्या नाम है? अंतर्वर्ती प्रदेश। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर्वर्ती प्रदेश राजस्थान का कौन सा है? शेखावाटी प्रदेश को अंतर्वर्ती प्रदेश कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने शेखावाटी क्षेत्र का ऐतिहासिक और भौगोलिक दोनों ही हमने यहाँ पर नाम देखे हैं। पहले शेखावाटी प्रदेश में 3 जिले सम्मिलित होते थे, लेकिन नवीन जिलों के बाद में इसमें 4 जिले सम्मिलित होना प्रारंभ हो गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर नीम के थाना क्षेत्र के बाद में इन क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ ये जो 4 जिले इसमें सम्मिलित होते हैं ये अंतर्वर्ती प्रदेश कहलाता है। हमने डायरेक्शन नॉलेज में देखा था, ये राजस्थान की उत्तरी पूर्वी दिशा में अवस्थित है। कौन सी दिशा में अवस्थित है? उत्तरी पूर्वी दिशा में अवस्थित है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए अगले जिलों के बारे में, तो अगले जिलों के बारे में हम बात करते हैं जो दोनों ही नवीन जिले हैं। अब नवीन जिले दोनों ही कौन कौन से हैं? एक जिला हमारे पास में, ये जो मैप में आपको आसानी से दिखाई देगा, एक जिला यह है और एक जिला यह है। सीकर का ये जिला आ गया था नीम का थाना। कौन सा आ गया था? नीम का थाना। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये जिला आ जाता है और एक जिला यह आ जाता है। इस जिले को अगर हम ये देखें तो यह है कोटपूतली क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? कोटपूतली। ठीक है, यह जिला कोटपूतली बहरोड के नाम से जाना जाता है। ये कोटपूतली बहरोड है और ये यहाँ पर खेरथल, कौन सा है? खेरथल तिजारा है। खेरथल तिजारा। मैंने आपको पहले ही एक वीडियो में बताया था कि राजस्थान के ऐसे जिले जो 2-2 नामों से जाने जाते हैं, कोटपूतली बहरोड, खेरथल तिजारा और डीडवाना कुचामन। नागौर का पार्ट अलग होकर के बना है डीडवाना कुचामन। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये कोटपूतली बहरोड जैसे इस जयपुर तथा अलवर के क्षेत्र से अलग होकर के बना है, और यहाँ पर ये आ जाता है खेरथल तथा तिजारा। जो ये क्षेत्र है यहाँ पर कोटपूतली बहरोड का क्षेत्र है। अब ये कोटपूतली क्षेत्र जाने दो, और ये बहरोड अलवर का क्षेत्र है, और ये यहाँ पर खेरथल तिजारा का क्षेत्र है। ये महाजनपद काल में, कौन सा इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डालेंगे? महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल में यह क्षेत्र है जो कुरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। कौन सा प्रदेश है? कुरु प्रदेश। कुरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और अगर इसकी बात करें पुराने जिले के हिसाब से देखें तो कुरु प्रदेश राजस्थान में कौन सा था? अलवर जिले का उत्तरी भाग। अलवर जिले का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता था? कुरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अब वर्तमान में यहाँ पर बहरोड का क्षेत्र तथा खेरथल तिजारा का क्षेत्र सम्मिलित हो जाता है, और यह कहलाता है जिसे हम कह सकते हैं कुरु प्रदेश। आगे चलते हैं, ये अलवर का क्षेत्र आ जाता है और ये भरतपुर का क्षेत्र आ जाता है। इससे एक नया जिला और निर्मित हो गया भरतपुर से, जिसे हम कहते हैं डीग। क्या कहते हैं? डीग। अब इसको आप नोट डाल करके लिख लेना, कुरु प्रदेश कौन सा है? तो बहरोड खेरथल तिजारा का क्षेत्र कुरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट में रखेंगे। अब हम बात करते हैं अगले की, जो नया जिला निर्माण हुआ है। पहले यहां पर ये अलवर तथा भरतपुर का क्षेत्र था, लेकिन अब एक नए जिले का निर्माण हो गया, डीग। कौन सा हो गया? डीग। ये नया जिला है डीग। ये आपका पुराना वही भरतपुर और ये आपका अलवर। अब ये अलवर, भरतपुर तथा यहां पर डीग हो जाता है। अब ये तीन जिले मिलकर के राजस्थान का मेवात प्रदेश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मेवात प्रदेश। पहले अलवर तथा भरतपुर का क्षेत्र मेवात था। सीधी सी बात है, जो बदलाव हुए हैं उन्हीं बदलाव के साथ में हमें पढ़ना पड़ेगा, है। चाहे अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, नए जिलों का निर्माण हुआ, प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर बदलेगी। प्रशासनिक व्यवस्था सीधी सी बात है, जिले नए बने तो नए कलेक्टर होंगे, नए संभाग बने नए संभागीय आयुक्त होंगे। तो यहाँ पर कुछ न कुछ बदलाव हुआ है, तो यहाँ पर हमें भौगोलिक क्षेत्र में भी बदलाव देखने को मिलेगा। अलवर, डीग तथा भरतपुर का क्षेत्र मेवात कहलाता है। क्या कहलाता है? मेवात कहलाता है। और यहाँ पर मेवाती भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? मेवाती भाषा बोली जाती है। इस क्षेत्र का प्रमुख वाद्य है वो है बम, और प्रमुख गीत है वो है बम रसिया। गीत व नृत्य की अगर बात करते हैं तो ये हो जाता है बम रसिया। 2016 के बाद में, 2016 से 2023 के बाद, 2023 के एग्जामों तक की बात करें तो ये अधीनस्थ बोर्ड ने लगभग 10 एग्जामों में सवाल दे दिया। बम नृत्य, बम रसिया नृत्य, बम वाद्य यंत्र किस क्षेत्र का है? मेवात का। किस जिले का है? कभी अलवर देता है, कभी भरतपुर देता है, अब उसके पास में एक डीग और आ गया है। तो ये ध्यान रखना, ये हो जाता है मेवात क्षेत्र। अब यहाँ पर ये धौलपुर जिला, ठीक है। अब धौलपुर की अगर हम बात करें तो धौलपुर को कहा जाता है कोठी। क्या कहा जाता है? प्राचीन काल में धौलपुर को कोठी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? कोठी के नाम से जाना जाता था। अब यहां पर आ जाता है करौली। कौन सा आ जाता है? करौली। करौली को कहा जाता है डांग की रानी। डांग की रानी, ये डांग क्षेत्र है और इसे डांग की रानी कहा जाता है। ये धौलपुर है जिसे हम कोटी कहते हैं, तथा ये जो यहाँ पर प्रतापगढ़ है इसको कहा जाता है कांठल। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रतापगढ़ को कांठल कहते हैं तथा धौलपुर को कोटी कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे पहले की ये बात की जाती थी करौली, करौली के बाद में सवाई माधोपुर का क्षेत्र आ जाता है। किसका आ जाता है? सवाई माधोपुर का क्षेत्र आ जाता है। करौली, करौली के बाद में सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, ये क्षेत्र आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे इस क्षेत्र में कि ये क्षेत्र नया जिला बना है। करौली से सटा हुआ जो सवाई माधोपुर का भाग था ये गंगापुर सिटी है, और ये आपका है सवाई माधोपुर क्षेत्र है, सवाई माधोपुर क्षेत्र। तो यहाँ इन जिलों की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ध्यान देना, ये यहाँ पर गंगापुर सिटी और ये यहाँ पर सवाई माधोपुर आ जाता है। तो सवाई माधोपुर में एक जगह है जिसका नाम है रणथंभौर। क्या नाम है? रणथंभौर। रणथंभौर हमीरदेव चौहान की वीरता के लिए जाना जाता है। यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग भी बना हुआ है और यहाँ रणथंभौर याद किया जाता है। मैंने अभी बात कर ली है हमीरदेव चौहान के बारे में। यहाँ पर दुर्ग है और यहाँ पर एक है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। कौन सा है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। ये माना जाता है, इन्हें कुंवारों के देवता कहा जाता है। कुंवारों पर अगर पट्टे की बात की जाए तो पट्टा भगवान महादेव तथा भगवान गणेश ने ही कर रखा है। कुंवारी हम ये कह सकते हैं जो लड़कियां होती है वो भगवान शिव की अर्चना करती है, और जो कुंवारे लड़के होते हैं वो भगवान श्री गणेश की अर्चना करते हैं। कुंवारे लड़के तथा लड़कियों के ये जो भगवान माने जाते हैं ये दोनों पिता पुत्र ही हैं। इन्होंने बांट रखा है। जो कुंवारे हम कह सकते हैं कि लड़के होंगे वो श्री गणेश की अर्चना करेंगे और जो लड़कियां होगी वो महादेव की अर्चना करेगी। तो यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। त्रिनेत्र गणेश को कहा जाता है रणथंभौर।
क्या कहा जाता है? रणथंभौर। रणथंभौर में स्थित होने के कारण रणथंभौर कहा जाता है। और रणथंभौर का प्राचीन नाम था रणत क्षेत्र या रणत प्रदेश। और गजानन जी को कहा जाता है रणथंभौर कहा जाता है। अब उसके बाद में कोटा, बूंदी, बारा तथा झालावाड़, ये हाड़ौती क्षेत्र का जो जिला है या हाड़ौती क्षेत्र का जो संभाग है, हाड़ौती क्षेत्र के जो भी जिले हैं, कोटा संभाग है, इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अब हमने यहां पर देखा ये एक पूरा संभाग जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है और ये संभाग है वो हाड़ा वंश के कारण यह क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। क्या कहलाता है? हाड़ौती। भौगोलिक क्षेत्र है हाड़ौती। वैसे इस क्षेत्र में पठारी भूभाग है वो मालवा का पठार भी कहलाता है। क्या कहलाता है? मालवा का पठार भी कहलाता है। लेकिन इनके भौगोलिक क्षेत्रों के अगर ऐतिहासिक नाम की बात करें तो इनके ऐतिहासिक नाम में कोटा तथा बूंदी का ये जो सम्मिलित क्षेत्र है वो कहलाता है हाय हाय प्रदेश है। सीधा ध्यान रखना है, जिस प्रकार से कोटा तथा बूंदी का क्षेत्र है वो हाय हाय प्रदेश है वो हाई वाला नहीं, हाय हाय प्रदेश नहीं है। ये तो हाय और बाय तो चलते ही रहेंगे, हम हाय हाय प्रदेश की बात करते हैं। कोटा तथा बूंदी का क्षेत्र है वो हाय हाय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बारा को कहा जाता है वरहा नगरी। क्या कहा जाता है? वरहा नगरी है। एक यहाँ पर झालावाड़ का क्षेत्र है जहाँ डग गंगदार का क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा हाड़ौती क्षेत्र। और बारा को वरा नगरी, कोटा तथा बूंदी को हम कहेंगे हाय हाय प्रदेश। अब हम यहाँ पर देखेंगे इस क्षेत्र में थोड़ा सा काफी बदलाव हुआ है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, ठीक है, शाहपुरा, ये चित्तौड़गढ़ यहाँ पर आ गया है। ये चित्तौड़गढ़ भी यहाँ से हम ले लेते हैं। चित्तौड़गढ़, ये प्रतापगढ़ का ये पूरा का पूरा क्षेत्र मिलकर के मेवाड़ कहलाता था। क्या कहलाता था? मेवाड़। ठीक है, ये मेवाड़ क्षेत्र रियासती काल में मेवाड़ माना जाता था, जिसमें इसमें अगर ये डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा का ये क्षेत्र हम ये छोड़ देते हैं, ये वागड़ क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? वागड़ क्षेत्र है। प्रतापगढ़ का हम आधा पार्ट ले सकते हैं क्योंकि मेवाड़ में अगर देखा जाए तो ये पार्ट होगा, इसमें डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा का क्षेत्र हम छोड़ देंगे। तो अब हम लिखेंगे मेवाड़। तो मेवाड़ में पहले जिले सम्मिलित होते थे उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा तथा प्रतापगढ़ का उत्तरी प्रदेश। लेकिन अब इसमें सलुम्बर क्षेत्र शामिल हो जाएगा और यहाँ पर नया जिला होगा शाहपुरा, ये सम्मिलित हो जाएगा। दो नए जिले आ जाते हैं। तो पहले उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा प्रतापगढ़ का उत्तरी क्षेत्र सम्मिलित होता था मेवाड़ में। अब यहाँ पर ये सलुम्बर तथा यहाँ पर शाहपुरा, ये दो और सम्मिलित हो जाएंगे, ये मेवाड़ क्षेत्र होगा। और इस मेवाड़ को प्राचीन काल में सिवी, कीवी, मेदपाट या प्रागवाट कहा जाता था। सिवी, कीवी, मेदपाट या प्रागवाट कहा जाता था। यह क्षेत्र है जिसे हम ये कह सकते हैं मेवाड़ का क्षेत्र है और मेवाड़ को सिवी, कीवी, मेदपाट या प्रागवाट कहा जाता था। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर और देख लेते हैं, कुछ इसमें अलग अलग हैं जहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले हमें मेवाड़ का पता चल गया और मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है? सिवी, कीवी, मेदपाट या प्रागवाट। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी इसकी आंतरिक संरचना में झांक लेते हैं, इनके भौगोलिक नाम क्या क्या है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उदयपुर का क्षेत्र है गोगुंदा तथा राजसमंद का एक क्षेत्र की बात करते हैं। उदयपुर का क्षेत्र हो जाता है गोगुंदा तथा राजसमंद की बात करते हैं तो क्षेत्र हो जाता है कुंभलगढ़ है। तो यहां पर ये ध्यान रखना, गोगुंदा तथा कुंभलगढ़ के बीच का भौगोलिक क्षेत्र बोराट का पठार कहलाता है। किसका पठार? बोराट का पठार। ये थोड़ी सी ध्यान रखना, गोगुंदा तथा कुंभलगढ़ के बीच का भौगोलिक क्षेत्र बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि
यहां पर उदयपुर का एक क्षेत्र और है जरगा, और राजसमंद का क्षेत्र है रागा। जरगा तथा रागा के बीच का वह भौगोलिक क्षेत्र जो सदैव हरा भरा रहता है वो कहलाता है देश हरो। क्या कहलाता है? देश हरो। उदयपुर तथा राजसमंद में जो भौगोलिक क्षेत्र है जरगा तथा रागा, उनके बीच का भौगोलिक क्षेत्र क्या कहलाता है? देश हरो कहलाता है, जो सदैव हरा भरा रहता है। कैसा रहता है? सदैव हरा भरा। ठीक है। अब यहां पर उदयपुर की ओर बात कर लेते हैं। उदयपुर क्षेत्र में यहां पर सलुम्बर का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? सलुम्बर का। तो यहां पर उदयपुर में जयसमंद झील होगी। इसके यहां पर पूर्वी भाग में है एक पठारी क्षेत्र है। तो जयसमंद झील का पूर्वी भाग, जयसमंद झील का पूर्वी भाग है वह लसाड़िया कहलाता है। क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार। जयसमंद झील का पूर्वी भाग, जयसमंद झील के पूर्वी क्षेत्र में जो पठारी क्षेत्र है वह लसाड़िया का पठार कहलाता है। और अब यह लसाड़िया क्षेत्र है यहां पर आ गया है सलुम्बर में। किस में आ गया है? सलुम्बर। ठीक है, सलुम्बर क्षेत्र में यहां पर लसाड़िया आ गया है। अब पहले हम कहते थे लसाड़िया कहां पर अवस्थित है, बहुत बड़ा बदलाव है, ये ध्यान रखना है। वैसे अगर सलुम्बर ऑप्शन में नहीं है तो लसाड़िया का पठार उदयपुर में होगा, और अगर ऑप्शन में सलुम्बर आ जाता है तो लसाड़िया क्षेत्र अब सलुम्बर क्षेत्र में माना जाता है। अब एक और बात होती है उदयपुर की, एक और बात कर लेते हैं। उदयपुर में तश्तरी नुमा पहाड़ियों को, उदयपुर में तश्तरी नुमा जो पहाड़ियां होती है उन तश्तरी नुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिरवा। तो उदयपुर में, हाँ ये बात नोट कर लो, इंपॉर्टेंट भी है कि उदयपुर में तश्तरी नुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। तो उदयपुर तथा राजसमंद के बीच में हमने जो जो बातें पढ़ी हैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। गोगुंदा तथा कोंबलगढ़ के बीच का भौगोलिक क्षेत्र बोराट का पठार, जरगा तथा रागा के बीच का वह भौगोलिक क्षेत्र जो सदैव हरा भरा रहता है, सदैव क्या रहता है? हरा भरा, वो कहलाता है देश हरो। और जयसमंद झील के पूर्वी भाग जो पठारी भाग के रूप में वो लसाड़िया का पठार कहलाता है। लसाड़िया का पठार अगर देखा जाए तो वह अब सलुम्बर क्षेत्र में आ गया है, सलुम्बर जिले में आ गया है। अब यहां पर हम ये देखते हैं उदयपुर में तश्तरी नुमा जो पहाड़ियां होती है उसे हम कहते हैं गिरवा। क्या कहते हैं? गिरवा है। नोट कर लेना इस बात को भी। अब हम बात करते हैं यहां पर चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा के बीच के क्षेत्र की। हाँ, चित्तौड़गढ़ का एक क्षेत्र है भैंसरोडगढ़ तथा बिजोलिया क्षेत्र है जो भीलवाड़ा का है। अब ये भैंसरोडगढ़ तथा, एक मिनट हम लिख के लेते हैं इसको। हाँ, भैंसरोडगढ़, ठीक है। भैंसरोडगढ़ तथा बिजोलिया के बीच का जो भौगोलिक क्षेत्र है, भैंसरोडगढ़ तथा बिजोलिया के बीच का जो भौगोलिक क्षेत्र है वह आपके कहलाता है ऊपर माल। क्या कहलाता है? ऊपर माल कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ध्यान रखना। अब यहाँ से भीलवाड़ा से टुकड़ा होकर के एक और हम ये कह सकते हैं कि जो शाहपुरा बना हुआ है और यहाँ पर ये टोंक है, ये जहाजपुर तहसील यहाँ पर आ जाती है, शाहपुरा में आ जाती है। अब यहाँ पर जहाजपुर तहसील से लेकर के टोंक तक का जो क्षेत्र है शाहपुरा जिले की जहाजपुर तहसील से लेकर के टोंक तक का जो क्षेत्र है वह आपके खेराड़ तथा माल खेराड़ के नाम से जाना जाता है। खेराड़ तथा माल खेराड़ है, खेराड़ तथा माल खेराड़ के नाम से जाना जाता है। क्षेत्र कौन सा होगा? जहाजपुर तहसील से लेकर के, जहाजपुर तहसील से लेकर के टोंक तक का जो क्षेत्र है वह खेराड़ तथा माल खेराड़ के नाम से जाना जाता है। अब ये प्रतापगढ़ की अगर बात करें तो यह क्षेत्र कांठल कहलाता है। क्या कहलाता है? कांठल। ठीक है, प्रतापगढ़ माही नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण प्रतापगढ़ को कांठल कहते हैं। क्या कहते हैं? कांठल। अब यहां पर थोड़ी सी एक और बात कर ले। एक बात ध्यान रखना, कांठल क्या है? हरिमोहन सक्सेना की बुक में सीधा सीधा दे रखा है राजस्थान में माही नदी का प्रवाह क्षेत्र, माही नदी का
परवा क्षेत्र है, माई नदी का परवा क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है, वो भी कांठल ही कहलाता है। और माई नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण प्रतापगढ़ को भी कांठल कहते हैं। यहां पर हमने देखा घग्गर नदी का परवा क्षेत्र नाली कहलाता है। यहां पर सिक्कर क्षेत्र में अगर हम ये देखते हैं, ये सिक्कर के क्षेत्र में, नीम का थाना क्षेत्र में तथा झुंझुनू क्षेत्र में एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है कांतली। कांतली नदी का परवा क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। अभी तक हमने यहाँ पर तीन चीजें देखी है नदियों के परवा क्षेत्र के बीच में। घग्गर नदी का परवा क्षेत्र नाली, कांतली नदी का परवा क्षेत्र तोरावाटी, माही नदी का परवा क्षेत्र कांठल कहलाता है। क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। अब यहाँ पर बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ के बीच में जो LSA 2016 में प्रश्न पूछा गया था, वो प्रश्न अब यहां पर आपके सामने आ गया है। वो कौन सा है? बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ के बीच का भौगोलिक क्षेत्र, ये कहलाता है आपके 56 का मैदान। क्या कहलाता है? 56 का मैदान। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। कहा जाता है इसके बारे में दो कहानियां प्रचलित है कि प्राचीन काल में यहां पर 56 नदी नालों का समूह था। और एक बात यह भी कही जाती है कि यहां पर 56 गांवों का समूह था। बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ के बीच का भौगोलिक क्षेत्र कहलाता है 56 का मैदान। क्या कहलाता है? 56 का मैदान। और ये जो क्षेत्र है डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा का भौगोलिक क्षेत्र है, ये मिलकर के कहलाता है वागड़ क्षेत्र। क्या कहलाता है? वागड़ प्रदेश है। वागड़ प्रदेश। एक क्षेत्र होता है हमारा बांगड़ प्रदेश। क्या होता है? बांगड़ प्रदेश। तो यहां पर हमें दो चीजें ध्यान रखनी है, एक होगा वागड़ प्रदेश, एक होगा बागड़ प्रदेश। वागड़ प्रदेश में डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा का सम्मिलित क्षेत्र शामिल हो जाता है। और बांगड़ प्रदेश में यहां पर नागौर, डीडवाना तथा शेखावटी क्षेत्र का दक्षिणी जो भूभाग है वह कहलाता है बांगड़ प्रदेश। वैसे हम जब राजस्थान के मैदानी प्रदेश पढ़ेंगे तब वहाँ पर पढ़ेंगे कि बांगड़ प्रदेश क्या है। नदियों के द्वारा जो मैदानी भागों का निर्माण होता है जिसमें खादर और बांगड़ है। बांगड़ की परिभाषा ऐसी होती है, नदी द्वारा बहाकर लाए गए प्राचीन निक्षेपों से, ध्यान रखना प्राचीन यानी पुराने, प्राचीन निक्षेपों से निर्मित मैदानी भूभाग बांगड़ का मैदान कहलाता है। ठीक है, तो ये बांगड़ का मैदान राजस्थान में यहां पर है, खादर का मैदान राजस्थान में ये क्षेत्र होगा, ध्यान रखना। वैसे हम अरावली पर्वतमाला पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। और इनके बीच में यह है अरावली पर्वतमाला। तो राजस्थान में बांगड़ तथा खादर के मैदान को विभाजित कौन करता है? अरावली पर्वतमाला के द्वारा इसे विभाजित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में बांगड़ तथा खादर के मैदान को विभाजित किस भौगोलिक प्रदेश के द्वारा किया जाता है? तो अरावली पर्वतमाला के द्वारा है। तो ये बांगड़ का मैदान नागौरी उच्च भूमि प्रदेश तथा शेखावटी का दक्षिणी भाग बांगड़ प्रदेश कहलाता है तथा डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा का सम्मिलित क्षेत्र वागड़ प्रदेश कहलाता है। अब यहां पर हम ये देखेंगे डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के बीच का भौगोलिक क्षेत्र है वो कहलाता है आपके मेवल या देवलिया। मेवल या देवलिया क्षेत्र है वो डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के बीच का भौगोलिक क्षेत्र है। अब यहां पर सिरोही के बारे में हम बात करेंगे। सिरोही को प्राचीन काल में चंद्रावती कहा जाता था। सिरोही का प्राचीन नाम चंद्रावती है और आबू प्रदेश के कारण इसे, आबू खंड के कारण इसे आरबुद प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबुद प्रदेश। और सिरोही में एक बात और ध्यान रखना, एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसे कहा जाता है भाखर। क्या कहा जाता है? भाखर। भाखर क्षेत्र सिरोही में। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये सवाल पूछा गया है, नोट कर देना आप इस सवाल को। 101% ये एग्जाम में पूछा जाता है। भाखर क्या है? भाखर है सिरोही जिले में तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ नुकीली पहाड़ियां। सिरोही जिले में तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ जो नुकीली पहाड़ियां होती है, ऊपर से नुकीली होनी चाहिए, नुकीली पहाड़ियां होती है वो स्थानीय भाषा में भाखर कहलाती है। तो सिरोही के तीन ही सवाल होते हैं, तीन ही पूछे हैं, चंद्रावती, आरबुद प्रदेश या भाखर है। भाखर कई बार पूछा गया है। सिरोही जिले में उबड़ खाबड़ कटी पटी एवं तीव्र ढाल वाली नुकीली पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाखर कहा जाता है।
अब यहाँ पर ये जालोर का क्षेत्र आ जाता है और यहाँ पर ये सांचौर का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये पहले तो हम मान लेते हैं ये जालोर तथा सांचौर एक ही मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक है, अब इसको अलग कर दिया तो पहले तो है सांचौर कहलाता था राजस्थान का पंजाब। ठीक है, ये है राजस्थान का पंजाब तथा सांचौर का हमें एक दूसरा नाम मिलता है, वो है सत्यपुर। क्या है, सत्यपुर। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, सांचौर जिसे हम वर्तमान में राजस्थान का पंजाब कहते हैं, और इसका प्राचीन जो शिलालेखों में नाम मिलता है वो है आपका सत्यपुर। अब हम जालोर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अगर जालोर के बारे में देखा जाए तो यहां पर जाबाला ऋषि की तपस्या के कारण, जाबाला ऋषि की तपोस्थली के कारण यह भौगोलिक क्षेत्र जाबालीपुर कहलाता था। क्या कहलाता था, जाबालीपुर। यह भौगोलिक क्षेत्र जाबालीपुर कहलाता था। तो जालोर को जाबाला ऋषि की तपस्या स्थली के कारण जाबालीपुर कहते थे, हैं, जाबालीपुर। और एक यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों को कहते हैं सुवर्णगिरी। क्या कहते हैं, सुवर्णगिरी। तो सुवर्णगिरी तथा जाबालीपुर है वो किसके नाम माने जाते हैं, हाँ, जालोर के। किसके नाम है, जालोर के। और सांचौर को सत्यपुर या राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। यहां पर हम ये कह सकते हैं जालोर का एक क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं बीनमाल। क्या कहते हैं, बीनमाल। ठीक है, हाँ, बीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमाल। क्या नाम है, श्रीमाल। श्रीमाल बराबर बीनमाल। और यहाँ पर भरतपुर का एक क्षेत्र है बयाना। क्या नाम है, बयाना। बयाना को कहा जाता था श्रीपंत। ठीक है, श्रीपंत बराबर बयाना और श्रीमाल बराबर भीनमाल। ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखना। अब हम यहाँ पर बाड़मेर में आ जाते हैं। बाड़मेर को कहा जाता था राड़धरा। क्या कहा जाता था, राड़धरा। तथा जैसलमेर को कहा जाता था मांडधरा। क्या कहा जाता था, राड़धरा या मांडधरा। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। जैसलमेर, मांडधरा, यहाँ की मांड गाय की प्रसिद्ध है। कौन सी गाय की, मांड गाय की प्रसिद्ध है। और इसकी अगर बात करें बाड़मेर की तो यह क्षेत्र था राड़धरा का। कौन सा क्षेत्र था, राड़धरा का। इन दोनों ही भौगोलिक क्षेत्रों को अगर हम सम्मिलित रूप में कर दें, यहां पर ये दोनों ही क्षेत्र जो सम्मिलित रूप से अगर देखे जाएं, जैसलमेर तथा बाड़मेर का भौगोलिक क्षेत्र ये कहलाता था प्राचीन काल में वल या दुग्गल। क्या कहलाता था, वल या दुग्गल। तो यहां पर एक बार पुनः हम देख लें तथा नोट कर लें। बाड़मेर का भौगोलिक क्षेत्र है जो प्राचीन काल में राड़धरा कहलाता था, और जैसलमेर का भौगोलिक क्षेत्र है जो प्राचीन काल में मांडधरा कहलाता था। और दोनों ही इनका भौगोलिक क्षेत्र है वो वल या दुग्गल क्षेत्र कहलाता था। मांडधरा से आपको पता है मांडधरा क्यों कहते हैं, क्योंकि मांड गायकी के लिए प्रसिद्ध धरा है। मांड गायकी के लिए प्रसिद्ध धरा जैसलमेर का था, इसलिए इसे मांडधरा कहा जाता था। अब हम यहां पर बात करते हैं बीकानेर क्षेत्र की। तो बीकानेर क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यह कहलाता था जांगल प्रदेश। कौन सा कहलाता था, जांगल प्रदेश। तो बीकानेर है यह कहलाता था जांगल प्रदेश। और बीकानेर नगर की स्थापना 1488 ईस्वी में हुई थी। इससे पूर्व यह क्षेत्र राती घाटी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, राती घाटी के नाम से जाना जाता था। अनूपगढ़ का हमने पहले पढ़ ही लिया है जो चुंगेर के नाम से प्रसिद्ध था। किसके नाम से, चुंगेर के नाम से प्रसिद्ध था। अब हम थोड़े से कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो यहाँ पर बीच में जो स्थित है। नागौर का यह भौगोलिक क्षेत्र है वो अहिच्छत्रपुर कहलाता था। क्या कहलाता था, अहिच्छत्रपुर। नागौर का नागौरी उच्च भूमि प्रदेश अहिच्छत्रपुर कहलाता था। और यहाँ पर जिस नदी का प्रवाह होता है, यहाँ पर अजमेर क्षेत्र से देखते हैं नागौर, ब्यावर, पाली, जालोर, ये अजमेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, जालोर, बालोतरा, ये क्षेत्र है
ये यहाँ पर लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है और लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है? गोडवाड़ प्रदेश है। और यहाँ पर जिस भाषा का हम ये कह सकते हैं भाषा बोली जाती है, बोली बोली जाती है, वो है आपकी गोडवाड़ी भाषा। कौन सी है? गोडवाड़ी भाषा। लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है और यहाँ पर गोडवाड़ी भाषा बोली जाती है। तो हमारा यहाँ पर हम ये देखेंगे, ये एक क्षेत्र रह जाता है जयपुर का क्षेत्र। जयपुर का जो भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ पर जयपुर तथा दौसा का जो सम्मिलित क्षेत्र है वह कहलाता है ढूंढाड़ प्रदेश। कौन सा कहलाता है? ढूंढाड़ प्रदेश। अब इसमें ढूंढाड़ प्रदेश और यहाँ पर जयपुर तथा ये टोंक का क्षेत्र है, ये कहलाता है विराटनगर। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब ढूंढाड़ प्रदेश हम लिखें तो जिसमें जयपुर तथा दौसा सम्मिलित होगा, विराटनगर हम बताएं तो इसमें जयपुर के साथ में टोंक का क्षेत्र होगा। ठीक है, तो हमारे इस मैप की सहायता से हमने पूरे के पूरे राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों के जो ऐतिहासिक नाम थे वो हमने पूरे कर लिए हैं तथा हमने पूरे यहाँ पर पढ़ लिए हैं। फिर भी अगर हम बात करते हैं, कोई भी अगर इस क्षेत्र में हमारा कोई भी अगर टॉपिक यहाँ पर पीछे रह जाता है या फिर सेंस बच जाता है, तो हम यहाँ पर कोशिश ये करेंगे कि जैसे जैसे नवीनीकरण होता रहेगा इस क्षेत्र में, जैसे जैसे नए जिलों के बारे में जो भी आंकड़े होंगे वो हम यहाँ पर साथ में लेकर के आपके सामने आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आज राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों के ऐतिहासिक नाम, ये हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।